Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 24 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रेलवे पोस्ट बालासोर प्लान टू स्पीड अप सिग्नलिंग रिवैम्प में टेक लॉन्ग एयर. नाउ आप सभी को यहाँ पर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, 3 ट्रेन आपस में जो कोलाइड हुई थी, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा. यहाँ पर फिर 2 चीज़ें आती हैं. देखा था हमने क्या कि इस एक्सीडेंट में हज़ारों लोग इंजर्ड हुए थे और 200 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर क्या गई थी, जान गई थी. अब देखिए इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी. क्या क्या? जब ये एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि कवच सिस्टम के बारे में, कि हमें क्या करना चाहिए, अब कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं किसके बारे में, सिग्नल्स के बारे में, है ना. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सिग्नल ऑपरेट होता है वो कैसे होता है, आपका मैन्युअली होता है. ओके और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो सिग्नल ऑपरेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं. तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया में भी हम क्या कर सकते हैं, जो सिग्नल को ऑपरेट करते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. मैन्युअली का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर एक पर्सन होता है और कब रेड सिग्नल करना है, ग्रीन सिग्नल करना है, तो हाथों का मतलब हम यूज़ करते हैं. ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या किया जाता है, सिग्नल्स को ऑपरेट किया जाता है, उसे हम मैन्युअली कहते हैं. ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली जैसे कि कब रेड सिग्नल होना है, ग्रीन सिग्नल होना है ना, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिग्नल आ जाता है. तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर 40% से जो कम रेलवे स्टेशन पर क्या है, आपके ऑटोमेटिक सिग्नल्स को इंस्टॉल किया गया है. बट स्टिल अभी भी हमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द स्टेशन साइज द कॉस्ट ऑफ रिवैम्पिंग रेंजेस बिटवीन 5 करोड़ टू 20 करोड़. तो यहाँ पर जो हम इस सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल जो सिस्टम है उसे फिर से रिवैम्प करने की कोशिश करें कि हम ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर आ जाएं, है ना. हमारी जो इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी की तरफ हम स्विच कर सकते हैं. तो इसको अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो आप देखेंगे लेस देन 40% ऑफ इंडियाज 7,325 रेलवे स्टेशन हैव मेड द स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर भी सिर्फ 40% ही हमारा क्या हुआ है, मतलब 40% से भी कम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कैसी इलेक्ट्रॉनिक को हमने स्विच किया है. अभी भी बहुत सारे, अब देखिए 40% बहुत कम होता है. देखिए अब रेलवे स्टेशन की जब बात आती है, रेलवेज की जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. पहला आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है. दूसरा यहाँ पर जो सिग्नल सिक्योरिटी का इशू आता है, सिग्नल का इशू आता है, सिक्योरिटी का इशू आता है. तो इन सारी चीज़ों पर हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा. ओके अब देखिए इसमें यह है कि द बालासोर एक्सीडेंट अकर ड्यू टू मैनुअल टेम्परिंग ऑफ सिग्नलिंग इक्विपमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल कॉपर वायर्स. अब यहाँ पर जो मैनुअल सिग्नल था उसमें क्या था, ज्यादातर कॉपर वायर्स का यूज किया गया था. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम कॉपर वायर को रिप्लेस करके वहां पर हम क्या करेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उसका यूज करेंगे. तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि देखिए अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था, कॉपर वायर्स का ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया था. हम हमारे जो सिग्नल वाले इक्विपमेंट्स थे उसमें कॉपर वायर का यूज़ किया जा रहा है. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम कॉपर वायर के प्लेस पर क्या करेंगे, जितने भी हमारे मैकेनिकल सिस्टम है वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करेंगे. ओके यूज्ड इन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाइल कॉपर केबल्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट विद ईज. ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो यहाँ पर देखिए कॉपर वायर की अगर हम बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बहुत ईजिली तरीके से. बट हम ऑप्टिकल फाइबर्स की अगर बात करते हैं तो जो लाइट सिग्नल्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर पास कर सकते हैं. ओके एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मैनुअल हैंडलिंग एट मल्टीपल पॉइंट्स. और ये क्या कर सकता है, हम जब ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करेंगे तो हम जो मैनुअल हैंडलिंग की जाती है मल्टीपल पॉइंट्स पर, उसको भी ये एलिमिनेट कर सकता है. क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो एक प्लेस से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ही बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकता है. तो जो हम अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे कि ये मान लीजिए एक स्टेशन आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमें मैनुअल लेबर की जरूरत होगी, मल्टीपल पॉइंट्स में हमें मैनुअल हैंडलिंग की जरूरत होगी. बट अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक जगह पर ही रहकर जो मल्टीपल पॉइंट्स है उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं. ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा कल का क्वेश्चन. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन. आपके पास क्वेश्चन ये था कि हमें नदर्न हेमिस्फीयर की हमने बात करी
थी। ये है आपका अर्थ, ओके, ये अर्थ हुआ। यहाँ पर इसको हमने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। जैसे कि एक आपकी जो इक्वेटर होती है, हमने एक इस इक्वेटर से हमने क्या किया कि ये हमारी क्या है, मिड लाइन है, और हमने इसके तरीके से जो हमारा ग्लोब है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हुआ आपका एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी आपके नेशन आते हैं, कंट्रीज आती हैं, तो द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर, यहाँ पर साल का एक दिन होता है जो सबसे बड़ा होता है और एक दिन होता है जो सबसे छोटा होता है। तो साल का मतलब ईयरली अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट डे किस दिन यहाँ पर अकर होता है। आपके पास ऑप्शन थे फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका आंसर किया था, कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर इंटरनेट है आपके पास, आप सर्च कर लीजिए, आपको इजिली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए जब आप सर्च करने जाते हैं ना कहीं वो टॉपिक आपके माइंड में रहता है कि हाँ हमने उसके बारे में सर्च किया था, फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें रहती हैं, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है, ओके। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जिसने भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो वीडियो को पहले पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो हमें ये बताना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है। तो आपके पास ऑप्शन थे फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जुलाई एंड सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिक। आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, उसे हम कहते हैं समर सॉलिस्टिक। पहला तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं द समर सोलिस्टिक ऑल्सो नोन एज एस्टिवल सोलिस्टिक एंड मिड समर, इसे हम मिड समर भी कहते हैं। अकर्स व्हेन अर्थ वन ऑफ द अर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टूवर्ड्स द सन। समर सोलिस्टिक होता कब है, कैसे होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब जो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, आपका नॉर्दर्न जो आपका हेमिस्फीयर होता है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड होता है अर्थ सन की तरफ। ये आपका सन है, आप इसे देखिए, ये जून के टाइम में हमारा सोलिस्टिक हो रहा है, समर सोलिस्टिक। तो ये हमारा सदर्न सोलिस्टिक, ये है आपका, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ओके। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बहुत ज्यादा टिल्टेड है सन की तरफ, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो किस तरफ है, देखिए नीचे की तरफ है, वो ज्यादा टिल्टेड नहीं है सन की तरफ। तो यहाँ पर जो सनलाइट आती है बहुत ज्यादा आती है आपकी, है ना, मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पर आपकी कहाँ पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। इसलिए हम इसे कहते हैं नॉर्दर्न समर। यहाँ पर समर सीजन होता है मेनली, और इसे हम समर सोलिस्टिक भी कहते हैं, ओके। तो देखिए ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सोलिस्टिक विच ऑलवेज फॉल अराउंड 21 जून द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स विंटर सोलिस्टिक। द मैक्सिमम, आप यहाँ पर देखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम इज यूजली ऑन जून 20, 21 एंड 22। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ 2021 of those living in northern equator is 21 जून, ओके। तो अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि आंसर क्या होगा, ए और बी में से होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून एंड सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। तो आप लोग बताएंगे इसमें से क्या होगा, कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए या ऑप्शन बी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ क्या होगा, मतलब कि जैसे कि जून होता है इसमें 30 डेज होते हैं। अब आप 30 डेज को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 एंड 15, है ना। अगर हम इसको हाफ हाफ करते हैं, 30 को हमने डिवाइड किया 2 में, तो ये कितना हुआ 15, 50। हमने बात करें किसकी, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, तो फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा आपका 15 जून तक हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। सेकंड हाफ मतलब जो अब 15 के बाद स्टार्ट होगा वो किसमें आपका इंक्लूड होगा, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा लॉन्गेस्ट डे अकर होता है। मेनली यहाँ पे डेट्स कौन कौन सी आ जाती हैं, 20, 21 एंड 22। तो इन डेट्स के बीच में मेनली हम 21 जून को कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, नॉर्मली लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, ओके। तो आई होप आपको अभी ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ओके। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए एक तरीके से, और उन ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी आपको जो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है हमारी इंडिया की उसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फार्मर हार्वेस्टिंग एंड देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स,
a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee domination bond overseas. तो पहले आपको ये बताना, हम रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी? रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटी आपकी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? देखिए ये सारे जो काम होते हैं सारी हमारी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, बट इसमें से जो रियल सेक्टर इकोनॉमी में कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन सी एक्टिविटी हमारे रियल सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो आप लोगों को बताना है. 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री. ओके, यहाँ पर हमने सवाना ग्रासलैंड की बात करी. जो वेजिटेशन होता है सवाना ग्रासलैंड का, उसमें स्मॉल स्मॉल ट्री आपके क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं. द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली कैप्ड इन चेक बाय वन एंड मोर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस. तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका फॉरेस्ट डेवलपमेंट होता है इस जनरल में चेक रखता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के प्लेसेस पर. कौन कौन से कंडीशन पर? ग्रोइंग एनिमल एंड टर्मिट्स, फायर, ग्रेजिंग, हार्बिवोरस, सीजनल रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टीज. तो इसमें से आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर कैसे यहाँ पे चेकिंग की जाती है, किस कंडीशन पर कैसे कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज किया जाता है. ओके, तो आपके यहाँ पे कोड दिए गए, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे. द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज. द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली कैप्ड इन चेक बाय वन और मोर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन. तो मतलब किस कंडीशन को यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ पे चेक किया जाता है, ये आपको बतानी है. आपके पास कंडीशन कैसे कैसी हैं, कौन कौन सी कंडीशन है आपके पास, कि जो हमारे बोराइंग एनिमल्स होते हैं, टर्मिट्स होती हैं, फायर, जैसे कि हमने दो ले लिया, हमारा सीजनल रेनफॉल हो गया और सॉइल प्रॉपर्टीज. तो इसको हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे कंबाइन आपका क्या होता है? चेक होता है. ये कंडीशन को हमने एक साथ रख दिया. तो आपको यही बताना है कि किस कंडीशन को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं, है ना, और उसके बाद वहां पर चेक रखते हैं. तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कंडीशंस ये मेंशन है. तो इन कंडीशंस को देखते हुए हम इन कुछ कंडीशंस को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे. जैसे कि मैंने क्या कर दिया, जो आपका फायर वाला कंडीशन है, यहाँ पे जो सीजनल रेनफॉल है और सॉइल प्रॉपर्टी, इसको मैंने कंबाइन कर दिया. और इस पे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो भी है, इस पर क्या करेगा? कंबाइन चेक रखेगा. तो इस तरीके से आपको इन्हें कोड करना है, और इसका जो आंसर है आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है. आपके पास यहाँ पे कोड क्या क्या है? 1 and 2, 4 and 5, 2, 3, 4, 1, 3, 5. तो राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, फॉर सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन द रोड टू रिहैब इज लॉन्ग. अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन के बारे में. तो उनका जो एक तरीके से रिहैबिलिटेशन है, हम उनको जो रिहैब करते हैं, उसका जो एक मतलब कि हमारा जो टारगेट है बहुत ही लंबा हमारा चलता हुआ नजर आ रहा है. इसमें एक केस स्टडी बताई गई है कि एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ क्या होता है? रेप होता है. और उसके बाद देखते हैं हम क्या, देखिए, एवरी नाइट व्हेन 14 ईयर ओल्ड दिशा गोज टू स्लीप इन हर बेडरूम होम इन द नॉर्थ ईस्ट डेली स्लाइटली शी क्लिंग्स टू हर सिस्टर फॉर कंफर्ट. तो यहाँ पर देखिए उसके साथ रेप होता है, और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे कि रेप के बाद क्या हो जाती है? वो प्रेग्नेंट हो जाती है. उसके साथ जब रेप होता है आफ्टर डेथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है. उसको एक 34 ईयर का जो इंसान होता है, मैन होता है, वो उसको सेक्सुअली क्या करता है? बहुत ज्यादा अब्यूज करता है, उसके साथ रेप करता है. जिसके साथ हमने देखा था वो एक शॉपकीपर होता है लोकेलिटी का. उसके बाद ये पूरा केस जाता है. उसके जो फादर होते हैं दिशा के, वो एक ऑटो ड्राइवर होते हैं. तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं. बट इसका देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? बच्चों के ऊपर पड़ता है. जिस जो विक्टिम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है. कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? मेनली यहाँ पे उसके पास होता है मैनी लैक सपोर्ट. बहुत सारे लोगों के साथ, जिसके साथ ठीक है हमने माना कि रेप हुआ, तो उसके पास सपोर्ट होता है. बट कुछ लोग जो यहाँ पर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके पास यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं होता है, ना तो इकोनॉमिकली, ना फाइनेंशियली, और ना ही हम इमोशनली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनके पास सपोर्ट होता है. तो देखिए, माइनर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज आर रेयरली गिवन द इमोशनल, फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट नीडेड फॉर रिहैबिलिटेशन. तो यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन के लिए एक जो ट्रॉमा होता है, इसी ट्रॉमा के कारण जो बच्चों का, स्पेशली हम जो गर्ल चाइल्ड है, उनका ड्रॉप आउट हो जाता है. ना वो फाइनेंशियली, इमोशनली और लीगल सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता है. इस तरीके से क्या होता है, कई बच्चे तो यहाँ पर जैसे सुसाइड जैसी चीजें होती हैं, इनको यहाँ पर मतलब कि सपोज करते हैं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए. वो सीक्रेट सी, मतलब कि वो लोगों से छुप कर रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से इसके साथ स्टिग्मा भी अटैच है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, ऐसी सारी चीजें हैं. तो शेम और स्टिग्मा भी अप्रोच है. तो इवन फैमिली वाले ही क्या करते हैं, उसको घर पे छुपा कर रखते हैं. जो लड़की होती है उसको स्कूल नहीं
जाने देते, बाहर कहीं नहीं जाने देते हैं। ओके, इफ देयर आर बेटर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, द स्टेट कैन इंश्योर द साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ विक्टिम बिफोर दे प्लान टू टेकिंग एनी ड्रास्टिक स्टेप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक बेटर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेकर आनी होगी, जिससे हम जो विक्टिम है उसके साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सकें। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी देखिए पॉक्सो के अंडर पूरा आपका केस चला जाता है, फिर से आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉक्सो आ जाता है। अब इसमें यहाँ पर किसकी बात की गई है, कंपनसेशन की भी बात की गई है, क्योंकि कई एरिया में जो कंपनसेशन का प्रोविजन है वो भी नहीं है। हमें देखिए फैमिली को क्या चाहिए होता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हम एक तरीके से फैमिली को इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें एक तरीके से पहला हमें फाइनेंशियल जो इंटरडिपेंडेंस होती है उसके कारण भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो फ्यूचर है उसको इंश्योर करने के लिए, स्पेशली जो विमेन है उन्हें हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। दूसरा, यहाँ पर जो स्कूल है, इवन घर में भी जो सेक्स एजुकेशन है, उसकी जो बेसिक एजुकेशन है आपकी सेक्स एजुकेशन की, वो प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो विक्टिम है, जो माइनर है, इसके ट्रॉमा से यहाँ पर आपके जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, उससे सामने बाहर आ सकते हैं। ओके, हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल और घर में प्रोवाइड करना चाहिए। और जो यहाँ पर स्टिग्मा अटैच है, और जो जैसे कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है, सेक्स और सेक्सुअली जेंडर सेफ, इन सारी चीज़ों, सेफ टच क्या होता है आपका, यहाँ पे बैड टच क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कम कर सकें। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारी एक बहुत ही लंबा रास्ता हमें तय करना है रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डायलेमास ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन। अब देखिए इस आर्टिकल में बात की गई किसके बारे में, डायलेमा के बारे में। एक डायलेमा है हमारा किसका, पावर एम्बिशियस का, कि हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या हमारी कंट्री पर फोकस करना चाहिए, या हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उस पर फोकस करना चाहिए, या फिर हमें जो वर्ल्ड का हम लीडर बनना चाहते हैं, वर्ल्ड का एक पावरफुल कंट्री बनकर सामने आना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। तो पहले आप इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, आपका जो स्टार्टिंग का पैरा वो कहता है, व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल पावर विल इंडिया बी। देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट इंडिया शुड एस्पायर टू बी अ ग्रेट पावर एंड असर्ट इट्स ग्रोइंग पावर इंटरनेशनली। एक तरफ आपका ये क्वेश्चन आता है कि there are those who argue that India should aspire to be great power and assert its growing power internationally। इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए, और इंटरनेशनली क्या करनी चाहिए, अपनी पावर को ग्रो करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया शुड फोकस ऑन अपलिफ्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंडिया को अपने ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी पॉपुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल अभी भी पॉवर्टी लाइन पर हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करनी चाहिए। हमारा जो गवर्नेंस है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। हमारा जो इकोनॉमी है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती है। पहला क्या कि हमें इंटरनेशनली यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक सक्सेसफुल बनना होगा, हमारी पावर को ग्रो करना होगा। दूसरे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें यहाँ पर पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारा जो इंडिया का इंटरनल सिस्टम है, उसे यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम एज अ ग्रेट पावर उभर कर सामने आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर की बात की जा रही, तो हमने यहाँ पर 1991 की बात करी। 1991 में, उससे पहले हम देखते हैं तो इंडिया क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद किसी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। ओके, हम देखे थे बहुत ज़्यादा वीक कंट्री थे, एक तरीके से पॉवर्टी थी, और किसी भी कंट्री ने ये नहीं सोचा होगा कि इंडिया आज के टाइम पे जो इंडिया वर्ल्ड की हम देख रहे हैं 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनकर सामने आया है, इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी। बट 1999 में हमने देखा हमारे LPG रिफॉर्म्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पर बुलाया। ओके, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है आपकी। उसके बाद हमने देखा सर्विस सेक्टर यहाँ पर हमारा इंप्रूव होता है। इसके धीरे धीरे जब हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सर्विस सेक्टर इंप्रूव होता है, हमने देखा कि जो पॉवर्टी लाइन से भी हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर अपलिफ्टमेंट किया। ओके, अब देखिए आप देखेंगे अभी 2023 की हम बात कर रहे हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज ग्रोन टू अराउंड $600 बिलियन एंड वॉर विद पाकिस्तान इज नॉट अ समथिंग इंडिया लीडर्स लूज स्लीप ओवर। चाइना हैज टेकन दैट प्लेस दो एंड देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म। द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस नॉट ओनली लेड टू हायर GDP ग्रोथ बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन। तो यहाँ पर 1991 की बात की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर हमारी GDP ग्रोथ होती है। इवन हमने यहाँ पर पॉवर्टी में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया है। ओके, आज के टाइम पे 2023 की बात कर रहे हैं, हमारा जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है, $600 बिलियन है।
कितना 600 बिलियन यहाँ पर डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हम इंडिया की मतलब इंडिया बात करें किसकी, लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बनकर आता है। हमारा जो जीडीपी है वो कितना टच करने वाला है, 4 ट्रिलियन डॉलर को यहाँ पर टच करने वाला है। हम वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री हैं इन द वर्ल्ड, ओवर द 100 ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस क्या है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। न्यू दिल्ली के साथ हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम जो है आपका जो इंडिया है यूएस के साथ साथ वेरियस जो आपकी पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इंटरनेशनली भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट देखिए यहाँ पर आपके 2 फैक्टर आ जाते हैं। कैसे कैसे, डायलेमा किस चीज पर है, अगर हम डायलेमा की बात करते हैं, एक होता है आपका डायलेमा की हमने बात करी तो इसमें एक तरफ आती है आपकी पॉपुलेशन में इन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, यहाँ पर जो पॉवर्टी, इसको हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। ओके हमें इन पर क्या करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए हम जब हेल्थ सेक्टर में ग्रो करते हैं, एजुकेशन में हमारा ग्रोथ होती है, सोशियो इकोनॉमिक जो यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ हैं, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ है इसको हम दूर करते हैं, पॉवर्टी से हम अपलिफ्टमेंट करते हैं, रिडक्शन होता है। तो अल्टीमेटली किसको लीड करेगा, अब देखिए पॉवर्टी से हमारा रिडक्शन हुआ तो एक तरीके से क्या होगा, हमारा कंजप्शन बढ़ेगा। मतलब लोगों के हाथ में क्या है, पैसा है तो वो कंजप्शन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी जीडीपी में इंक्लूड होगा, आपकी यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होगी। और कोई भी मतलब अगर हमें वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री बननी है तो आपकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके अब देखिए इसमें यहाँ पे कंपैरिजन किया है, बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया है कि despite being the 5th largest economy in the world, its GDP per capita was 1,947 in 2021, whereas the Bangladesh at $2,227 was more than that India's enough, though Bangladesh is only the 40th largest military in the world। यहाँ पे देखिए इसको हमने इंडिया को हमने बांग्लादेश के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी क्या है मतलब डबल, एक तरीके से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि हम देखते हैं बांग्लादेश क्या 14th लार्जेस्ट मिलिट्री वर्ल्ड में आता है। ओके और इंडिया क्या है, वन ऑफ दी मतलब कि हम जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री सिस्टम है उसमें से आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करने की जरूरत है कि हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें जो हम ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो नेशनल पोजीशन है, अगर हमें वर्ल्ड में स्टैब्लिश करनी है तो हमारी इस चीज पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंटरनेशनली कि हमें यहाँ पर ग्लोबल साउथ का क्या करना है। हम इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, 2 चीज, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हम कहते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं हमें ट्रेड पर फोकस करना चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी आपका आ जाता है, क्या, फूड सिक्योरिटी। फोर्थ हमने बात करी किसकी, सिक्योरिटी की। तो देखिए सिक्योरिटी होगी, अगर आप ऐसे यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो मतलब आपकी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही। सिक्योरिटी का मतलब जैसे कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान के साथ अटैक हो रहे हैं, आपके साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के डिस्प्यूट है, यहाँ पर हमने बात करी श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट्स हैं। तो अगर हमारे पास सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी तो एक तरीके से क्या होगा कि हाँ इस कंट्री में कोई भी मतलब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पहला चीज हमने देखा। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। आपका फूड सिक्योरिटी कैसे लिंक है, फूड सिक्योरिटी को आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं आपकी एग्रीकल्चर से। ये सारे क्या है, हमारे इंटरनेशनल एक तरीके से टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं जिन पर इंटरनेशनली क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, है ना। जो जितने भी आपके वर्ल्ड में नेशन है तो क्लाइमेट चेंज पर वो फोकस करते हैं, फूड सिक्योरिटी पर वो फोकस करते हैं, ट्रेड पर फोकस करते हैं, है ना। तो देखिए हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये अल्टीमेटली किससे आपका लिंक है, एग्रीकल्चर से लिंक है। और हमको पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें यहाँ पर आप देखते हैं टोटल हाफ ऑफ दी जो आपकी पॉपुलेशन है, मोर देन हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन कहाँ इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो हम अगर इस चीज में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं तो किसमें आपका बढ़ावा होगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आप पे बूस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोगों का जो एक तरीके से इनकम है वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एक तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पर अपलिफ्टमेंट होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा तो इससे क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ा तो अल्टीमेटली किस पे यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, कंजप्शन आपका कहाँ जा रहा है, आपकी जीडीपी में जा रहा है। और जीडीपी में जा रहा है मतलब कि आप क्या करें, आपकी इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखते हैं फिर जैसे कि क्या होता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगती है ना, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होता है तो चाहते ना चाहते हुए वेरियस जो आपकी वर्ल्ड की कंट्रीज है वो आपके साथ यहाँ पर रिलेशन को स्टैब्लिश करने की बात करती हैं और आप अल्टीमेटली उनके लिए क्या बन जाते हैं, एक फैक्टर बन जाते हैं कि हाँ हमें इस कंट्री के साथ क्या करना है, हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है।
ओके तो देखिए इसमें ये जो डायलेमा है, तो इसमें हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चलना होगा। हमारी जो पावर है उसे एम्ब्रेस करना है अगर, तो हमारा जो डोमेस्टिक चैलेंजेस है उसे भी रिजॉल्व करना होगा, और डोमेस्टिक जो हमारी पहले इनेबिलिटीज़ हैं उसे हमें मॉडरेट बनाना होगा, उसे एबल बनाना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वर्ल्ड का बेनिफिट है, जो हमारी कंट्री का जो साइज और एम्बिशियस है, उससे हम इंगेज होकर हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके तो देखिए, better debt restructuring, climate change, global trade or non-proliferation, New Delhi can ill afford to let someone else make the rules and abide by them. Whether it likes it or not, India impacts on world order is a given and it is globalized world. The relationship between the states' global influence and domestic growth is unavoidable. तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, आप इस लाइन को याद रख सकते हैं, इंडिया का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड ऑर्डर में इज अ गिवन, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड डोमेस्टिक ग्रोथ इज एन अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ आपकी और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो साथ में आपका एक साथ यहाँ पर चलेगा। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डाउन हिल ड्राइविंग। तो देखिए इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट। हमारा फिर से अब देखिए एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, इंपोर्ट आप देखेंगे जब से मतलब 1947 के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है, हम चीज़ों को मंगाते ज़्यादा है दूसरी कंट्री से, हम चीज़ इंपोर्ट क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री से क्या करें, सामान को अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, तो ये हुआ आपका इंपोर्ट। और दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट, कि हम हमारे नेशन से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे नेशन में कोई सामान को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। तो देखिए जब यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो इससे कारण क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिशिएट होता है। क्या होता है आपका, ट्रेड डेफिशिएट होता है। यहाँ पर आपका एक तरीके से उधार बना ही रहता है ना, तो इसलिए ये कहा जाता है कि कंट्री को ज़्यादातर किस पर फोकस करना चाहिए, अपने इंपोर्ट पर नहीं, अपने एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो आपका जो ट्रेड डेफिशिएट होता है नहीं होता है। अब देखिए इस साल का जो हमारा बजट था उस पर भी मेनली फोकस किया गया था कि हमें क्या करना है, जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है उसको कम करना है। अब देखिए इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, हमारे इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, इसमें आपके दो अकाउंट होता है, एक होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा यहाँ पर होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की हम बात करते हैं, करंट अकाउंट में यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है आपका क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स होते हैं आपके और दूसरी तरफ होती हैं सर्विसेज। तो सर्विस वाले सेक्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तो हाई है, बट जो हमारा गुड वाला सेक्टर है यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर परचेस करते हैं, जो ऑयल है उसको यहाँ पे परचेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। हम इन आइटम्स को रिफाइन करके सारी चीज़ें करके इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट तो करते हैं, बट इतना नहीं करते हैं जितना हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए इस आर्टिकल में आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से हमने ये देखा जो हमारा इंपोर्ट बिल है फर्स्ट क्वार्टर का वो थोड़ा कम होता है, बट स्टिल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा हमें स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जा रहा है विद इन द ओवरऑल डाउनहिल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज राइजिंग शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मस्ट फ्लोरिश विद इन ट्रेड कर्व्स एंड ऑब्स्टिकल अफेक्टिंग अदर प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिवाइव। तो यहाँ पर हमारे जो अदर एक्सपोर्ट में जो अदर आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें रिवाइव करने की जरूरत है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है जो ग्लोबल डिमांड है उन्हें हमें कैप्चर करने की जरूरत है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। ओके देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ये आपका देखिए आपका फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आता है। इसमें इतना कुछ आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यह है द पॉलिटिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये पूरा उसके अगेंस्ट में आर्टिकल लिखा गया है। ओके तो देखिए इसमें इस आर्टिकल में आपको नहीं घुसना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि हमारे जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, हम बात करते हैं सिविल मैटर आपका क्या हो जाता है, मैरिज का हो जाता है, यहाँ पर सिविल मैटर की हम बात करते हैं, डाइवोर्स हो गया, यहाँ पर जो आपके प्रॉपर्टी राइट इनहेरिटेंस हो गए, तो इन सारे मैटर्स पर क्या हो आपका एक लॉ है, एक लॉ होना चाहिए, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं। यह आपका क्या है, आपका डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44।
तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया कि एक हो गया गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नेहरूइन प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ सोशलिस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल्स हो गए। तो इसको हमने अपने तरीके से क्या किया, कैटेगराइज किया है। क्यों, जैसे कि गांधीयन आइडियोलॉजी के हिसाब से हमने उसको क्या कर दिया कि ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। नेहरू, जो आपकी नेहरू जी की आइडियोलॉजी थी उस बेसिस पर हमने कह दिया कि जो ये डीपीएसपी की ये जो प्रिंसिपल्स है वो नेहरूइन प्रिंसिपल्स हो गए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं, कौन से आर्टिकल्स आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आते हैं, और कौन से यहाँ पे जो आपके नेहरूइन प्रिंसिपल्स है उसमें आते हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हम देखिए जो पर्सनल लॉज होते हैं, कई बार जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारा जो मैरिज वाला हम प्रोविजन देखते हैं। मैरिज की अगर हम बात करते हैं, जो मुस्लिम पर्सन लॉ है उनका जो मैरिज का प्रोविजन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे जो गर्ल होती है जो वो पुबर्टी की एज को यहाँ पर अटेंड कर लेती है, चाहे वो 16 ईयर की हो या फिर 15 ईयर्स की, उसकी शादी का यहाँ पे प्रोविजन है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो एक लीगल एज है गर्ल की वो कितनी है, 18 ईयर्स है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसलिए मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं आपके, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर हम देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो आपका पर्सनल लॉ है उनके बीच में हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए, जिससे कि सबके लिए क्या हो, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और यहाँ पर एक लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कई बार जो ये पर्सनल लॉज होते हैं वो बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसको सफर करना पड़ता है, विमेंस को सफर करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी। ओके, यहाँ पर एक तरीके से इक्वालिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। बट इसमें दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ क्या होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट कर रहा है। जो हमारे वेरियस ट्राइबल लॉज हैं ट्राइबल बेल्ट में उनके साथ ही कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये क्या कर सकता है, जो कम्युनल वायलेंस है इसको भी इंक्रीज कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। तो आपको देखिए इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है और इस आर्टिकल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उनको बताया गया कि इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है आपके 1772 से यहाँ पर हैं और उनको चेंज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पर्सनल लॉज में ही क्या कर दें, चेंज कर दें। बट कई बार हम देख रहे हैं पर्सनल लॉ इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम उनमें ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, विल जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्विन बी एक्सेसिबल। तो यहाँ पे बेडाक्विन की बात की गई, ये किसके बारे में है, आपका टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, इसको यहाँ पर एक ये आपका ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। अब आप सभी को पता है कि बहुत सारी आपकी ऐसी डिसीजेस आ गई हैं जिसका हम यहाँ पर मेडिकेशन तो लेते हैं बट हमारी बॉडी में भी क्या हो गया है कि उस वायरस ने एक ड्रग रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया है। तो ये जो आपका मेडिकेशन है, मतलब कि ये जो आपका मतलब सप्लाई है, जो मेडिसिन है, इसका नाम क्या है, बेडाक्विन। ये आपको इसका नाम याद रखना है। तो ये टीबी से रिलेटेड है। इसको यहाँ पर इसका पेटेंट राइट था कि 16 जुलाई तक इसका जो राइट था, पेटेंट राइट था, जॉनसन एंड जॉनसन करके कंपनी थी जिसको द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो इसका पेटेंट राइट आपका 18 जुलाई को एक्सपायर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद से क्या कर सकती हैं, जो भी आपके प्राइवेट यहाँ पे सेक्टर है, इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो क्या कर सकती हैं, इसको यहाँ पर जेनरिक इस मेडिसिन को बना सकती हैं। बट इन्होंने क्या किया था, जॉनसन एंड जॉनसन यहाँ पे डिमांड करी थी कि वो क्या करना चाहते हैं, अपना पेटेंट को होल्ड करना चाहते हैं 2027 तक। बट इसको क्या कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये किसने बनाया। अब देखिए इसके यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, वर्ल्ड का डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज है। कोविड-19 के बाद से अगर हम देखेंगे तो मिलियंस ऑफ पीपल क्या है आपके ट्यूबरकुलोसिस से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कि जूझ रहे हैं। अगर ये ड्रग इंडिया में अवेलेबल हो जाता है तो इससे क्या होगा, इसका प्राइस जो होगा सबसे पहले तो 90% डिक्रीज होगा। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी ड्रग जो आपकी मेडिसिन होती है, ड्रग के ऊपर राइट होता है, जब तक उसका पेटेंट राइट होता है तो वो मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, पेशेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर जब इसका जेनरिक मतलब कि जनरली इसको क्या किया जाता है, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कॉस्ट इसका कम हो जाता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, इसको कंजप्शन इसका कर पाते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, पहले हम इसका लाइनेजोलिड का यूज करते थे। इसका प्राइस यहाँ पर 90% डिक्रीज हुआ है 2015 में, जब इसका पेटेंट राइट खत्म होता है। इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका
हम किसकी बात कर रहे हैं, बेडाक्विलिन की। ये भी हमारे लिए इसी तरह कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेनली क्या हुआ है कि जो इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया था कि इसको आप फर्दर पेटेंट राइट इसका जो है इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये क्या होता है, आपका जो एक कंटेजियस डिसीज है, जिससे आपके जो लंग्स होते हैं वो मेनली यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। ये किसके द्वारा कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इसका एक बैक्टीरियम है, इसके द्वारा ये कॉज होता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन, एयर टू एयर ये ट्रांसमिट हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें, आपको यहाँ पे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, कफिंग, अब ब्लड, आप जब आपको खांसी आती है तो उसके साथ साथ आपको ब्लड भी आता है। वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, चिल्स एंड फीवर, स्वेटिंग एट नाइट। ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, 2019 का ये डेटा है, इसमें ये बताया गया कि 87% ऑफ न्यू टीबी के केसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें से 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज हैं, और यहाँ पर 30 कंट्रीज में हमें यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। हम एक कंट्री की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिले हैं, न्यू टीबी के केसेस देखने को मिले हैं। ओके, इंडिया रिपोर्टेड 1.8 मिलियन टीबी केसेस बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर 2022। इंडिया में यहाँ पर जनवरी और 2022 की बात की गई, जहां पर हमें 1.8 मिलियन केसेस देखने को मिले हैं, और इससे पहले कंपेयर करें तो इससे पहले हमारे 2.4 मिलियन केसेस ऑलरेडी थे। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो देखिए ये इनिशिएटिव्स आपको याद रखने सारे के सारे। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आपको एक ये याद रखना है, निश्चय पोषण योजना, जिसमें यहाँ पर 500 रुपीज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट किया जाता है पेशेंट्स को। यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसकी, हमने बैसिलिस क्लेमेट जो आपका बीसीजी वैक्सीन है, इसको यहाँ पे जो इंद्रधनुष हमारा वैक्सीन प्रोग्राम है, तो इंद्रधनुष क्या है हमारा आपका वैक्सीन प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पर जो बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, आपका अभी रिसेंटली का यहाँ पर आप देखेंगे 2022 सितंबर 9 को हमारी जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से कंट्री से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये किसके अंडर आता है, ये इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, क्लाइमेट टारगेट्स आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडिया नीड इट्स ओन। अब देखिए क्लाइमेट टारगेट की बात कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट के जो टारगेट्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका जो इंडस्ट्रियल गैस एमिशन हो रहा है ना, एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो ऑयल एमिशन है, गैस का जो एमिशन हो रहा है, क्रूड ऑयल के थ्रू जो एमिशन हो रहा है, इसको हम कम करने की बात कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी की तरफ मूव हो रहे हैं। इसी चलते हम जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इसका हम सोलार पैनल है, इसका हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि हमने क्या किया था, जैसे कि हमने ये टारगेट रखा था कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो इसके जो इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। बट ये जो टारगेट रखा गया है वो यहाँ पर साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्पाइट द नेगोशिएशंस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, ग्लोबल कार्बन एमिशन हैव शोन नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। यहाँ पर वेरियस नेगोशिएशंस होते हैं, आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे टारगेट रखा जाता है कि हमारा जो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए वेरियस एग्रीमेंट और इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी हम देखते हैं कोई भी स्लो डाउन हमें देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, इसमें ये बात की गई है 2 degree Celsius target was not derived scientifically. The economic Nobel laureate William Norton cautiously noted that in 1970s that warming of 2 degrees Celsius above the pre-industrial level could render the planet warmer than it has been several 100,000 year. तो यहाँ पर सिर्फ एक टारगेट 1970s में ये एक टारगेट रख दिया गया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे कोई भी साइंटिफिकली डेराइव टारगेट नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो जिसके थ्रू ये बताया जा रहा है। अब बस इसमें यही कहा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि हमने ये देखा कि 1990s तक
जो वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या कर लिया, अपना यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया। अब जितनी भी अब न्यूली यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें एक तरीके से वो क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट यहाँ पर ना कर पाए, है ना। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा टारगेट रख दिया, इंडस्ट्रियल यहाँ पर रेवोल्यूशन ना हो, जिसके कारण वो इस टारगेट को क्या कर जाए, मिस कर जाए। तो देखिए इसमें आप लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये रखना है कि हमें हमारे कुछ न्यू टारगेट्स लेकर आना होगा, है ना। क्योंकि जो हमारे अब टारगेट है जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। अब हमारे न्यू इंडिया को जरूरत है हमारे खुद टारगेट्स को अचीव करने की, कि हम उससे क्या करें, हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज को हम जो टारगेट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर इन्वॉल्व हो। ओके, तो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए आर्टिकल्स तो इतने थे, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था Which of the following activities constitute real sector in the economy? यहाँ पर ये हमें बताना है कि हमारे रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए रियल सेक्टर क्या होता है आपका, जो आपका प्राइमरी एक तरीके से जो सेक्टर होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, फार्मर हार्वेस्टिंग एंड देयर क्रॉप्स। तो ये किस में आता है, रियल सेक्टर में आता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है राइट हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। तो जो रॉ कॉटन होता है आपका उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करना, किसका काम होता है, टेक्सटाइल मिल का काम होता है। तो ये भी किस में आता है, आपका रियल सेक्टर इकोनॉमी में आता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपकी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो आप देखिए 1 and 2, इसमें सिर्फ 2 and 3 है, इसमें 1 नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। इसमें 2 ऑप्शन नहीं, तो ये भी गलत हुआ। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ये आपका रियल सेक्टर इकोनॉमी में नहीं आता है। तो आपका 3rd and 4th क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है। एक होता है आपका जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा रियल सेक्टर, तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर। तो देखिए जो आपका ये 3rd and 4th स्टेटमेंट है, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपीज डोमिनेशन बॉन्ड ओवरसीज, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, ना कि रियल सेक्टर में। ये किस में आता है आपका, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, और ये दोनों किस में आते हैं, आपके रियल सेक्टर में। तो आपका 1 and 2 ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को इस क्वेश्चन जो 3rd क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।